प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एचआर सर नीट बायोलॉजी में आप लोगों का फिर से स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। चर्चा की पिछली क्लास में, फिर थोड़ा सा ब्रीफ में वापस रिवाइज करवा देता हूँ पहले कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वह न्यूक्लिएजेज एंजाइम का समूह का एक सदस्य है। न्यूक्लिएजेज का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करने वाले एंजाइम, ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम या फिर न्यूक्लिक एसिड को काटने वाले एंजाइम। सिंपल सी बात है। अब न्यूक्लिएजेज जो है उनको दो प्रकारों में अपन डिवाइड करते हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लिएजेज एंजाइम और दूसरा एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम। एक्सोन्यूक्लिएजेज एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए की वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है उसको बाहरी सिरों से काटते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है। और एंडोन्यूक्लिएजेज जो होते हैं वो डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है उसको बीच में से काटते हैं, अंदर से काटते हैं, भीतर से काटते हैं, सिरों से बाहर से नहीं काटते हैं, ठीक है। इसलिए इनको अपन कहते हैं एंडोन्यूक्लिएजेज। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, यहाँ पर एक और शब्द जुड़ा हुआ है, प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये ऐसा एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम्स होते हैं जिनके काटने का स्थल रेस्ट्रिक्टेड होता है, फिक्स होता है कि वे उसी स्थल से काटते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिबंधित या प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएजेज कहते हैं। ऐसे नहीं हर कहीं से काट दिया। इनका प्रत्येक एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम जो है उनका काटने का स्थल फिक्स होता है, वह उसी स्थल से काटते हैं जिनमें नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम विशिष्ट होता है, फिक्स होता है। उसी निश्चित नाइट्रोजन क्षारकों का जो क्रम होता है वहीं से ये काटते हैं, इसलिए इनको प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम कहते हैं। मैंने कल आपको यह भी बताया कि प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम की खोज होस्ट रेस्ट्रिक्शन क्रिया के कारण हुई थी। परपोषी प्रतिबंध क्रिया के कारण इसकी खोज हुई थी। परपोषी प्रतिबंध के कारण इसकी खोज किसके कारण हुई थी? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है नीट के लिए। परपोषी प्रतिबंध क्रिया के कारण इसकी खोज हुई थी। थोड़ी सी कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी कि कोई भी वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करता है वह बैक्टीरियोफेज कहलाता है। और इसकी खोज ई कोलाई नामक जीवाणु में जब बैक्टीरियोफेज इसको संक्रमित कर रहा था तब देखा गया कि इसकी जो गुणन क्षमता है वह उसी परपोषी तक सीमित रह गई थी, उसकी गुणन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई थी, ठीक है। यानी कि इसकी संतति कोशिकाओं में वृद्धि नहीं रही और यह उसी परपोषी तक रेस्ट्रिक्टेड रह गया, प्रतिबंधित रह गया। क्या कारण रहा? उसी परपोषी तक यह सीमित रहा। इस क्रिया को कहते हैं होस्ट रेस्ट्रिक्शन या परपोषी प्रतिबंध। मतलब ई कोलाई में जो बैक्टीरिया था वह ई कोलाई तक जो बैक्टीरियोफेज, ई कोलाई को जो जिस बैक्टीरिया ने संक्रमित किया, यानी कि जिस बैक्टीरियोफेज ने संक्रमित किया, जिस वायरस ने, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस होता है, इतना जानते हैं आप लोग। जिस वायरस ने संक्रमित किया वह इस ई कोलाई के जिस प्रभेद में जिसने संक्रमित किया इसका आनुवंशिक पदार्थ इसी तक सीमित रह गया, यानी कि यह बैक्टीरियोफेज कि इसमें गुणन नहीं हो सका, यह वृद्धि नहीं कर सका, इसकी वृद्धि प्रतिबंधित हो गई। इसकी वृद्धि क्या हो गई? प्रतिबंधित हो गई। यह और अगले विभेद में प्रवेश नहीं कर सका। इस क्रिया को परपोषी प्रतिबंध कहते हैं। बाद में मालूम पड़ा कि परपोषी प्रतिबंध का कारण क्या था। बैक्टीरियोफेज अपनी संख्या में वृद्धि क्यों नहीं कर सका, वह और विभेदों को संक्रमित क्यों नहीं कर सका इसके ई कोलाई के। तो इसका रिजल्ट ये सामने आया कि इनमें दो, इसके कोशिका द्रव्य में दो एंजाइमों का पाया जाना। एक एंजाइम जो था वह CS3 समूह को डीएनए में जोड़ता था, यानी कि डीएनए का मेथाइलेशन करता था, और दूसरा डीएनए को काटता था। जो काटने वाले एंजाइम कहलाए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये छोटी सी कहानी थी किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों की खोज की। अब अपने सामने एक बात आ रही है। पहली बात तो समझ में आ गई होगी कि परपोषी प्रतिबंध के द्वारा किसकी खोज की गई है? परपोषी प्रतिबंध क्रिया के कारण किसकी खोज की गई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। किसकी खोज की गई? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइमों की खोज की गई। दूसरी बात,
परपोषी प्रतिबंध क्या है? परपोषी प्रतिबंध यह है कि जब कोई बैक्टीरियोफेज वायरस किसी जीवाणु को संक्रमित करता है तो इसकी गुणन क्रिया उसी विभेद तक सीमित हो जाती है, उसकी गुणन क्रिया उसी विभेद तक सीमित हो जाती है, प्रतिबंधित हो जाती है। इसे परपोषी प्रतिबंध या होस्ट रेस्ट्रिक्शन क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका होस्ट रेस्ट्रिक्शन का कारण क्या खोजा गया कि जो बैक्टीरिया जो है उसमें 2 प्रकार के एंजाइम की खोज की गई। नंबर फर्स्ट, एक प्रकार के एंजाइम ऐसे थे जो डीएनए का मिथाइलेशन करते थे, यानी कि डीएनए के जो ए व सी नाइट्रिक एसिड हैं उनका क्या करता है? मिथाइलेशन करता है। क्या करता था भाई? मिथाइलेशन। ए व सी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन। तो एडेनिन व साइटोसिन क्षारकों का क्या करता था? मिथाइलेशन करता था। और दूसरा जो एंजाइम था वह डीएनए को काटता था। आपको पता पड़ गया होगा, वापस से समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं, इसी एंजाइम को क्या नाम दिया गया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम नाम दिया गया। और स्मिथ, नाथन व आर्बर को इस प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस की खोज के लिए 1978 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, किस को? स्मिथ, नाथन एवं आर्बर, डब्ल्यू आर्बर। स्मिथ, नाथन व डब्ल्यू आर्बर को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज के लिए 1978 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया गया भाई? नोबेल पुरस्कार दिया गया। पूछ लेते हैं, स्मिथ, नाथन एवं डब्ल्यू आर्बर किससे संबंधित हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए नीट एग्जाम के लिए कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम की खोज से संबंधित है। और इनको इस खोज के लिए 1978 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। किसका नोबेल पुरस्कार दिया गया? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किन किन को दिया गया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोज के लिए स्मिथ, नाथन एंड डब्ल्यू आर्बर। इतनी बात ध्यान में रखेंगे। अब इसको काटने का प्रोसीजर अपन समझेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए, क्लास देखिए, सुनिए एचआर सर को, आप लोगों को समझ में आएगा। भाई पहली बात तो आप ध्यान में रखिए कि कोई भी बायोटेक्नोलॉजी में 2 चीज सामने होती हैं। एक तो क्या है? स्रोत डीएनए। एक तो क्या होता है? स्रोत डीएनए होता है, जहां से हम क्या प्राप्त करते हैं? डीएनए प्राप्त करते हैं, वांछित जीन प्राप्त करते हैं। और दूसरा होता है वाहक डीएनए, वाहक या संवाहक भी कह सकते हैं इसको, वाहक डीएनए। 2 प्रकार के डीएनए काम में लेते हैं अपन पहले स्टार्टिंग में, फिर इनकी क्या करते हैं? क्लोन बनाते हैं। तो 2 प्रकार के डीएनए काम में लेते हैं। एक तो स्रोत डीएनए। स्रोत डीएनए से मतलब यह है कि वह डीएनए जहां से अपने को वांछित जीन प्राप्त करना है। और दूसरा संवाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए, जिस डीएनए की सहायता से हम इसकी क्या प्राप्त करते हैं? प्रतिकृतियां या कॉपियां प्राप्त करते हैं, तथा इस वेक्टर की सहायता से किसी परपोषी कोशिका में इस जीन को प्रवेश कराते हैं। दैट इज संवाहक डीएनए। बात समझ में आ गई? अब पहले तो आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा ये क्या काम करता है। सबसे पहले ये काम करेगा, आणविक कैंची है, काटने का काम करेगा। लेकिन काटे कहां से? तो पहले ये पहचान स्थल को अपना जो काटने का है जो स्थल है उसकी पहचान करता है। मतलब काटने के स्थल की पहचान पहले आप ध्यान में रखेंगे। पहली बात है काटने के स्थल की पहचान। सिंपल सी बात है। सबसे पहले ये देखेगा कि इसको मैं इस डीएनए को कहां से काटूं। तो प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है उसका एक पहचान स्थल होता है। सबका अलग अलग पहचान स्थल होता है। काटने का जो स्थल होता है उसकी पहचान करता है। तो यह स्थल जो होता है उसको कहते हैं पहचान स्थल। उसको क्या कहेंगे? पहचान स्थल। और ये पहचान स्थल जो होता है इंग्लिश में रिकॉग्नाइजेशन साइट कह देंगे इसको, रिकॉग्नाइजेशन साइट। ठीक है, पहचान स्थल कहेंगे। अब ये पहचान स्थल जो होता है ना वह विशिष्ट
नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है। ये ध्यान रखना, विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षारकों का, ये ध्यान रखना। पहले तो क्या करेगा भाई, काटने का स्थल की पहचान करेगा। यह पहचान स्थल, जिस स्थल की वह पहचान करता है उसको रिकॉग्नाइजेशन साइट कहते हैं। और ये रिकॉग्नाइजेशन साइट जो होता है विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है। किसका बना होता है? विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है। ठीक है। और जो हिंड सेकंड, जो पहला HIND सेकंड, हिंड सेकंड जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज प्रारूप सेकंड का है, उसके लिए यह विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षारक जो है वह पैलिंड्रोमी स्थल के रूप में होता है। पैलिंड्रोमी, पैलिंड्रोमी, पैलिंड्रोमी स्थल या पैलिंड्रोम भी कह सकते हैं, जिसको आप इस प्रकार से भी पैलिंड्रोम साइट भी कहते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि यह जो नाइट्रोजनी क्षारकों का जो स्थल है वह उल्टा सीधा बराबर सेम पढ़ा जाता है। जैसे आप इस शब्द को देखिए, मलयालम, मलयालम, ठीक है, इस शब्द को रीड कीजिए तो क्या होता है, मलयालम, मलयालम। दूसरा शब्द देखिए, डालडा, ठीक है, डालडा में भी क्या उल्टा सीधा एक ही प्रकार से पढ़ा जाता है। तो पैलिंड्रोम साइट भी क्या होता है, यानी कि जो ये पहचान स्थल एक तरह से पैलिंड्रोम स्थल होता है। पैलिंड्रोम स्थल का मतलब जो डीएनए के दोनों क्षारक जो होती हैं उसमें नाइट्रोजनी क्षारकों का उल्टा सुल्टा क्रम जहां पर सही आए, वही मतलब जैसे मान लो कि एक ये स्थल है, ये दोनों किसके हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में स्थल क्या आ गया, GAATTC। तो इधर में स्थल क्या आना चाहिए, CAAG। ये तो ये उल्टा सुल्टा इधर से पढ़ेंगे, इधर इसमें तो क्या होगा, 3rd डे से 5 डेज में GAATTC और इधर से क्या आ जाएगा, GAATTC। मतलब उल्टा सुल्टा समान पहचान जाए तो यह इसका आइडेंटिफिकेशन स्थल होता है। इसको कहते हैं पैलिंड्रोम स्थल, यानी कि ऐसा स्थल जहां पर नाइट्रोजनी क्षारकों को डीएनए के दोनों सूत्रों में उल्टा सुल्टा अगर पढ़ें तो वो सेम रूप से ही अपने को पढ़ने को मिले। 5 डेज से 3rd डे सिरे की ओर और 3rd डे से 5 डेज सिरे की ओर समान रूप से पढ़ा जाए तो ये कहलाता है पैलिंड्रोम स्थल। तो सर्वप्रथम ये क्या करता है, अपने पैलिंड्रोम स्थल की पहचान करता है, या जिनको कहेंगे पहचान स्थल को ढूंढता है, विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम को ढूंढता है। और विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षारक क्रम कौन सा होता है, पैलिंड्रोम स्थल होता है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या करेगा भाई, यह जो पैलिंड्रोम स्थल की पहचान हो गई, पैलिंड्रोम स्थल की पहचान के बाद ये क्या करता है, दोनों जो श्रृंखलाएं हैं डीएनए के, दोनों सूत्र जो होते हैं, दोनों सूत्र द्विकुंडली, दोनों श्रृंखलाएं होती है, दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, दोनों सूत्रों को समान क्षारकों के बीच से काटेगा, समान क्षारकों के बीच से काटता है। आप इस बात को समझ लीजिए, समान क्षारकों के बीच से काटता है, समान क्षारकों के बीच से काटता है। और तीसरी बात यह है कि स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए दोनों के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लिया जाता है। दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लिया जाता है, ये ध्यान रखना। रेस्ट्रिक्शन, दोनों के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लिया जाता है। जब इनको काटेंगे ना तो एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लिया जाएगा, एंजाइम काम में लिया जाता है। अगर काम में नहीं लेंगे तो ये काटे गए खंड आपस में जुड़ेंगे नहीं, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लिया जाएगा। इसके लिए ये खास बात है कि स्रोत डीएनए और संवाहक डीएनए दोनों को काटने के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लिया जाएगा। अगर भिन्न भिन्न रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लिया तो ये दोनों सूत्र जो होते होंगे
ये स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए आपस में नहीं जुड़ेंगे। ये खास बात ध्यान में रखना। एक और बात आप ध्यान में रखेंगे क्या कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वह डीएनए के जो सूत्र जो होते हैं, डीएनए के सूत्रों को कहां से काटेंगे? शर्करा व फास्फेट रेलिंग से काटेंगे। दोनों जो रेलिंग जो होती है ना सीडी की, डीएनए एक द्विकुंडली मॉडल होता है और उसकी जो रेलिंग है, सीडीओ की जो रेलिंग है सीडीनोमा स्ट्रक्चर होता है और सीडीओ की रेलिंग शर्करा व फास्फेट की बनी होती है। तो वह शर्करा व फास्फेट के स्थान से दोनों सूत्रों को एस व शर्करा व फास्फेट के स्थान से काटता है। ठीक है, रेलिंग की तरफ से इनको काटता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। खास बात है कि ये डीएनए को जो शर्करा व फास्फेट के जो आधार स्तंभ है, शर्करा व फास्फेट के स्थान से या आधार स्तंभों से काटता है। बेस फिलर से शर्करा व फास्फेटों के आधार स्तंभों से काटता है और कुछ ही नहीं है। और कुछ ही नहीं है इसमें। आप लोग ध्यान में रखना कि पहली बात तो क्या कि यह सर्वप्रथम है जो डीएनए में जिसको काटना है उसमें पहचान स्थल की खोज करेगा। अरे इसको काटना है कि मैं डीएनए को कहाँ से काटूं, ये देखेगा कहाँ से काटूं, और जो कहाँ से काटूं वो ढूंढना ही वह है। जो स्थल ढूंढेगा वह इसका पहचान स्थल होगा। डीएनए को इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लगेगा हाँ मेरे को यहाँ से काटना है, तो वह पहचान स्थल होता है। अब आप पहचान स्थलों की बात ध्यान में सुन लेना कि यह मुख्यतः 6 नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है। 6 नाइट्रोजनी बेस, ठीक है, 6 नाइट्रोजनी बेस का बना होता है और यह पैलिंड्रोमिक स्थल होता है। पैलिंड्रोमिक स्थल, पैलिंड्रोमिक साइड होती है, यह आप भी ध्यान रखेंगे। पैलिंड्रोमिक साइड का मतलब होता है जिसको उल्टा व सीधा समान रूप से पढ़ा जाए, यानी कि डीएनए का 3rd डेज और 5 डेज जो सिरा व 5 डेज से 3rd डेज सिरे की, और अगर इसको दोनों सूत्रों में नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम पढ़ें तो एक में अगर मैंने बताया था GAATC आए तो दूसरे में उसी का जस्ट अपोजिट आना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे? पैलिंड्रोमिक साइड कहेंगे। तो पहचान स्थल जो होता है वह पैलिंड्रोमिक होता है, आप ध्यान में रखेंगे। पहचान स्थल 6 नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है और पैलिंड्रोमिक होता है। दूसरी बात आप क्या ध्यान में रखेंगे? दोनों सूत्र समान क्षारकों के बीच से काटेगा। दोनों नाइट्रोजन के जो इसके डीएनए के जो दोनों सूत्र हैं उनको समान क्षारकों के बीच से काटेगा। फिर आप बात ध्यान में सुना, मैं समझाऊंगा डायग्राम बना करके। तीसरी बात ये कि स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए दोनों को दोनों के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप लोगों को काम में लेना है। और तीसरी बात क्या है? डीएनए के सूत्र जो होते हैं यह डीएनए जो डीएनए के सूत्रों को शर्करा व फास्फेट के जो आधार स्तंभ है, यानी कि डीएनए की जो रेलिंग है ना, वहां से काटेंगे समान क्षारकों के बीच में से। ये खास बात है। तो देखिए कैसे काटते हैं, एक चित्र के द्वारा आप और समझ लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह किस प्रकार से कार्य करता है। आप एक बार मैं एक डायग्राम बना रहा हूं कि ये तो स्रोत डीएनए है, इधर तो कौन सा डीएनए है? स्रोत डीएनए। ये स्रोत डीएनए और इधर है संवाहक डीएनए। तो स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए में क्या है? यह डीएनए का सूत्र एक 3rd डे से 5 डे सिरा और एक 5 डे से 3rd डे सिरा, दोनों के लिए अपन ने आपकी बुक के अनुसार इको RI एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लिया है। इको RI, आप ये ध्यान में रखना, इको शब्द जो है वह इशेरिशिया कोलाई को रिप्रेजेंट करता है और R इसका प्लाज्मिड है और I इसका प्रभेद है। RI इसका प्लाज्मिड मान लीजिए। इको RI एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो एक ही रेस्ट्रिक्शन, पहली बात तो ध्यान में रखेंगे, स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए दोनों के लिए एक ही इको RI एंजाइम अपन या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपन काम में लेंगे। कौन सा काम में ले लिया है? इको RI काम में लिया है। अब यह काम करेगा फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफिकेशन जो है रिकॉग्नाइजेशन साइट की पहचान करेगा इसमें से। तो ये मान लीजिए कि इसमें रिकॉग्नाइजेशन साइट जो है
वह कौन सी है, देखिए इसमें रिकॉग्नाइजेशन साइट, ये इसको तो यहां पर मिल गई है, कौन सी, GAATTC, ठीक है, GAATTC और CTTAAG। देखो यह है पैलिंड्रोमिक साइट, इनको मिल गई है। यह दोनों सूत्रों जो हैं डीएनए के, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि अत्यंत दुर्बल होता है। तो इस प्रकार से ये चीज पहचान कर ली है इसने कि यह पैलिंड्रोमी स्थल हो गया। कौन सा स्थल हो गया, पैलिंड्रोमी, पैलिंड्रोमी स्थल। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पैलिंड्रोमी साइट। तो ये पैलिंड्रोमी स्थल इसका मिल गया। अब इसको भी एक और साइट इसी प्रकार की मिल जाती है, पैलिंड्रोमी साइट सेम GAATTC, इधर GCTTA और G। अब ये तो कौन सा डीएनए हो गया, आप इसको मान लीजिए यह तो स्रोत डीएनए है और यह है संवाहक डीएनए। अब इसको पहचानेंगे अपन, कोशिश करेंगे समझने की। तो पहली बात तो क्या है, आप ये ध्यान में रखेंगे कि स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए दोनों के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लेंगे। अगर भिन्न प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लिया तो ये दोनों सिरे आपस में नहीं जुड़ेंगे। दूसरी बात क्या है कि यह इसमें से जो डीएनए का सूत्र जो होता है उसमें विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम की पहचान करता है। और विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षारकों का जो क्रम है वह एक तरह से पैलिंड्रोमी स्तर होता है और लगभग 6 नाइट्रोजनी क्षारकों का प्रोकैरियोट्स में यह 6 नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कौन सी क्षारकों का बना होता है, 6 नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है। ये भी बात। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि यह शर्करा व इसका जो है, ये जो रेलिंग है वह किसकी बनी है, शर्करा व फास्फेट की। तो इसके आधार स्तंभ उससे काटता है। तीसरी बात अपन ये देखी कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इसके आधार स्तंभ ये है, यहां से ये काटेगा। आधार स्तंभ कौन से हैं, ये इसके आधार स्तंभ है भाई। इसके आधार स्तंभ कौन से हैं, ये इसके आधार स्तंभ हैं। तो ये यहां से काटेगा इसको। ठीक है। चौथी बात क्या है, दोनों सभी जो इनको जब काटेगा तो समान क्षारकों के बीच में से ये काटता है। कहने का मतलब अगर ये यहां से इस सूत्र को, दोनों सूत्रों को समान क्षारकों के बीच में से काटेगा, अगर ये यहां से काटता है इसको, तो इसको भी, इस सूत्र को भी ये यहां से काटेगा। जी व ए के बीच समान क्षारक है, जी व ए के बीच यहां से काट रहा है, तो यह ए व जी के बीच यहां से काटेगा। और शर्करा व फास्फेट, ये शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट इसका बना होता है ना, शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट। तो शर्करा फास्फेट की ये रीलिंग बनी होती है, तो शर्करा व फास्फेट के आधार स्तंभ उसे काटेगा। तो इस प्रकार से ये यहां से काटेगा, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इस दोनों सूत्रों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटेगा। और ये यहां से काट देगा इस प्रकार से, और ये यहां से काटेगा इस प्रकार से। तो दोनों को यहां से काट दिया, तो ये ना दुर्बल बॉन्ड है, ये अपने आप एक दूसरे पृथक हो जाएंगे और इस प्रकार से ये कट जाएगा, यानी कि यह पृथक हो जाएगा, यह चीज इसकी पृथक हो जाएगी। आगे बात समझ में। और यह अगर चीज पृथक होती है तो मैं पहले इस डिब्बे को बनाता हूं, देखो किस प्रकार से बनेगा। यह है डिब्बा, आप लोगों के पास इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। यह पोर्शन यहां पर बन जाएगा, यह सिस्टम यहां बन जाएगा इस प्रकार का। और कैसे कि इधर GC और इधर TTA और A, इस प्रकार से इधर ये सूत्र बन जाएगा। आगे बात समझ में, ये कटिंग हो गई है इसकी, इस डीएनए खंड की। आगे बात समझ में। अब इधर इसी प्रकार इसमें क्या रहेगा, यही सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये इसको कहां से काटेगा भाई,
इसको दोनों को अगर यह काटे तो किस प्रकार से, ये इसको यहां से जीव है एक के बीच यहां से काट देगा और फिर इसको भी जीव है एक के बीच यहां से काट देगा। तो किस प्रकार की डिजाइन बन जाएगी, ये यहां इस प्रकार की डिजाइन बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की डिजाइन बन जाएगी। ये लो, समझ गए बात को। तो मतलब कौन सा खंड पृथक हो जाएगा, अब इस कंडीशन में यह खंड यहां से अलग हो जाएगा और कौन सा AAATCG इस प्रकार का ये खंड बन जाएगा। इधर देखिए, ये नीचे वाला खंड देखिए, ऊपर वाला खंड बच जाएगा और ये है पृथक हो जाएगा AG के भी इसके बीच में। तो देखिए किस प्रकार का खंड बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, नीचे तो इधर बन गया, ऊपर किस प्रकार का बच जाएगा, यह है खंड अलग हो जाएगा इसका, यूं का यूं यहां से लेकर के यह है खंड अलग हो गया और क्या बन गया, देखिए कौन सा AAATTCG इस प्रकार से यह कट जाएगा दोनों को काटने पर। ठीक है, अब यह जो सिरे बने हैं ना, इनको कहते हैं चिपचिपे शीर्ष, एडेसिव हेड साइड कहेंगे, चिपचिपे शीर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, चिपचिपे शीर्ष, इनको कहेंगे चिपचिपे शीर्ष कहते हैं। और ये चिपचिपे शीर्ष जो होते हैं वो कौन से एंजाइम के द्वारा, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये आपस में जुड़ जाते हैं। किसके जुड़ेंगे, ये चिपचिपे शीर्ष कहलाते हैं और डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जुड़ जाएंगे। कौन से एंजाइम के द्वारा, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जुड़ जाएंगे। तो उनको कैसे जुड़ेंगे, देखिए वापस अपन चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं डायग्राम बना देता हूं। ये सेम डायग्राम वैसे बन जाएगा कि भाई यह जो साइड थी वो सेम, ये बीच में ये बॉक्स बन जाएगा और GAATTC और CTTAG। ठीक है, ठीक है, यह जो डीएनए बना भाई, इसका ये पोर्शन अपने अलग कर दिया था। ठीक है, ये हट गया और इसका कौन सा, ये हट गया, इसको यहां से काट दिया इसने और इसको यहां से काट दिया इसने। तो कौन सा बना, यह बन गया। इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेट, ये जुड़ गया, यह जो स्थल जुड़ा हुआ स्थल है और इसको अपन क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेट डीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। इस प्रकार सिंपल सी बात यह हुई कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है। सर्वप्रथम क्या समरी बता रहा हूं, आप लोगों के समझ में आ जाएगी, दोबारा से अपन बात करेंगे तब, कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम जो होता है वो सर्वप्रथम डीएनए में, पहले तो आप ये ध्यान रखें कि स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए दोनों के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम में लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब ये सबसे पहले ये अपने रिकॉग्नाइजेशन साइट को पहचानता है, ठीक है, यानी नाइट्रोजन क्षारकों की विशिष्ट स्थल की पहचान करता है, यानी कि उस स्थान की पहचान करता है जहां से इसको काटना है, उस स्थान को कहते हैं पहचान स्थल, रिकॉग्नाइजेशन साइट। और ये पहचान स्थल जो होता है पैलिंड्रोमिक होता है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि इसमें नाइट्रोजन क्षारकों को उल्टा सुल्टा अगर पढ़ें तो समान रूप से अपने को दिखाई देते हैं दोनों डीएनए के दोनों सूत्रों में। जैसे मलयालम को कैसे भी पढ़ लो, उल्टा सुल्टा सेम दिखाई देगा। तो आप ध्यान में रखेंगे जीवाणुओं में ये पहचान स्थल जो मुख्यतः 6 नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है, तो उसकी यह पहचान करता है। और प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए ये पहचान स्थल अलग अलग होते हैं। आगे बात समझ में, पहचान स्थल के बाद ये क्या करता है कि यह डीएनए के जो पहचान स्थल इन्होंने किया वहां काटना शुरू करेगा। तो शर्करा व फास्फेट के आधार स्तंभों से ये दोनों सूत्रों को काटेगा। डीएनए 2 डीएनए हैं, एक तो स्रोत डीएनए, एक संवाहक डीएनए, दोनों को आधार स्तंभों से काटता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, शर्करा व फास्फेट के आधार स्तंभों से काटेगा। तीसरी बात क्या है
कि यह वह नाइट्रोजन क्षारकों को, जैसे मान लो कि ऊपर वाले सूत्र में जहां से जिन जिन दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में से काटता है वह दूसरे सूत्र को भी, डीएनए के दूसरे सूत्र को भी उन्हीं दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच से काटेगा। मतलब इसका यह हुआ कि विपरीत लड़ियों को दो समान नाइट्रोजन क्षारकों के बीच से काटता है। विपरीत लड़ियां जो होती है ना, वो उनको दो समान नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में से काटता है। जैसे अभी इसमें देखा कि जी व सी के बीच से काटता है, जी व ए के बीच से, ये जी व ए के बीच से काटता, तो इसको भी जी व ए के बीच से काटेगा और इसको भी जी व ए के बीच से काटता है। तो क्या हुआ, क्या समझ, विपरीत लड़ियों को दो समान नाइट्रोजन क्षारकों के बीच से काटेगा, बीच से काट दिया। और जब काटने के बाद समान आकार के वो सिरे प्राप्त होते हैं, जिसको अपन चिपचिपे शीर्ष कहते हैं, एडेसिव साइट कहते हैं। ये एडेसिव साइट जो होते हैं वो डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा आसानी से आपस में जुड़ जाती हैं और इस प्रकार अपने को एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है। अपने को क्या प्राप्त होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है। बिल्कुल सिंपल सी यह इसकी प्रोसेस है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्रियाविधि। आप लोगों को समझ में आया होगी। 4 ही तो बातें हैं, फिर वापस समझाते हैं। पहली बात यह है कि यह पहले पहचान स्थल करेगा, पहचानेगा कि मैं कहाँ से काटूं। अगर पहचान लेगा तो उस पहचान स्थल को मैं कि एक भी पहचान होती है कि 6 नाइट्रोजन क्षारकों का बना होता है और पैलिंड्रोमिक होता है। 6 नाइट्रोजन क्षारक डीएनए के दोनों सूत्रों में पैलिंड्रोमिक होती है, यानी कि उल्टे सुलटे पटे तो समान आएंगे। जो स्थल इसको मिल गया वहाँ से ये काटेगा। दूसरी बात और भी ध्यान में रखेंगे कि पहचान स्थल जो होता है प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए अलग अलग होता है। अभी आपने पढ़ा इको आर आई के लिए, ठीक है, आर फर्स्ट के लिए, इको आर फर्स्ट के लिए, उसके लिए रीड किया, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वह संवाहक डीएनए के लिए व स्रोत डीएनए के लिए एक ही चाहिएगा। एक से ही दोनों को काटेंगे तभी आपस में जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। अब ये पहचान स्थल के बाद दोनों सूत्रों में समान नाइट्रोजन क्षारकों के बीच से काटेगा। अगर ऊपर वाले सूत्र को जी व सी के बीच में काटा है तो नीचे वाले सूत्र को भी जी व सी के बीच में से ही काटेगा या जी व ए के बीच से काटेगा, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार संवाहक में, इसी प्रकार जो स्रोत डीएनए में ये बात होगी, ठीक है। आगे बात समझ में। और एक लास्ट बात यह है कि यह शर्करा व फास्फेट, जो सीडी की रेलिंग बनी होती है ना, डीएनए के दोनों सूत्रों की रेलिंग जिससे बनी होती है शर्करा व फास्फेट की, वहां पर आधार स्तंभों से काटता है, इसलिए इसका एक टुकड़ा आसानी से पृथक हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ी होती है। अगर आधार से ही काट दिया तो ये नाइट्रोजन क्षारक आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और अपने को चिपचिपे शीर्ष प्राप्त होते हैं। ये चिपचिपे शीर्ष जो होते हैं आसानी से आपस में जुड़ जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें बनाते हैं। इस प्रकार यह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कार्य करता है। आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण किस प्रकार से करता है। थैंक यू, धन्यवाद।